नमस्कार, क्राइम स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर वरुण उपाध्याय। आज हम क्राइम स्पॉट में एक ऐसे इंटर स्टेट माफिया की बात करेंगे जो रेलवे का कबाड़ चुराते चुराते इंटर स्टेट माफिया हो गया, जिसने एक बहुत बड़ी गैंग खड़ी कर ली और उस गैंग को खड़ी करने में कुछ निकम्मे पुलिस वालों ने भी उसका साथ दिया। ये चोर इतने से ही इसका मन नहीं भरा और इसने संसद भवन में जाकर शपथ भी लिया। जी हाँ, हम बात करेंगे इलाहाबाद में जन्मे इंटर स्टेट माफिया अतीक अहमद की। अतीक अहमद का जन्म इलाहाबाद के नज़दीक चकिया नाम के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। अतीक के पिता फिरोज इलाहाबाद स्टेशन, चूँकि अब प्रयागराज है, उस समय वो इलाहाबाद ही हुआ करता था, इलाहाबाद स्टेशन के बाहर टांगा चलाते थे। चूँकि उस समय बहुत गाड़ियाँ और ऑटो, टेम्पो, रिक्शे ये सब नहीं होते थे, तो टांगा वहाँ बहुत प्रचलित था। तो फिरोज किराए का टांगा लेकर टांगा चलाता था और अपने परिवार के साथ चकिया में रहता था। बहुत ही गरीब था, झुग्गी जैसा एक घर था, उसी में अपना गुजर बसर करता था। फिरोज का बड़ा बेटा अतीक अहमद का शुरू से ही पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था और बचपन से ही उसको चोरी की आदत पड़ी हुई थी। छोटी मोटी चोरियां करता रहता था, स्कूल जाता रहता था, कई बार स्कूल से भगाया गया, कई बार फेल हुआ। इसी बीच क्लास 10th में बोर्ड के एग्ज़ाम में अतीक फेल हो गया और फाइनल हो गया कि अब अतीक पढ़ेगा लिखेगा नहीं। अतीक अहमद उसके बाद कुछ दिन तक खुद टांगा चलाने लगा, लेकिन चोरी करके उसको पैसे जो मिलते थे, जो मज़ा उसमें आता था, वो टांगा चलाने में उसको वो मज़ा नहीं आता था। और इसी बीच तमाम अपराध करते करते अतीक अहमद 1984 में सुर्खियों में तब आया जब उसने एक मर्डर कर दिया। ये पहला मामला था जब अतीक अहमद कानून के पन्नों पे आया और 1984 में मर्डर करके फ़रार हो गया। पुलिस खोज रही थी। उसी दौरान 1980 के दशक में इलाहाबाद पश्चिमी में एक और गैंग जो कि चोरी और तमाम तरह के अपराध और अपराधियों की पौध तैयार करने वाली नर्सरी चला रहा था, वो था शौक इलाही उर्फ चांद बाबा। चांद बाबा भी एक बड़ा अपराधी था, बड़ा गैंगस्टर था। पुलिस बहुत त्रस्त थी। चांद बाबा का जलवा ये था कि एक बार चांद बाबा के एक आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया, तो चांद बाबा अपने 50-60 लोगों के साथ थाने पर पहुंचा और बमबाजी करते हुए अपने साथी को छुड़ा लाया। चांद बाबा के एरिया में पुलिस भी जाने से घबराती थी। एक दो बार बड़े हिम्मती पुलिस अधीक्षक आए, बहुत हिम्मत जुटा के चांद बाबा के इलाके में छापेमारी किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। बड़ी बेइज्जती हुई। कुछ पुलिस वाले वहाँ से मार खा के लौटे, क्योंकि चांद बाबा के जो सपोर्टर थे वो आसपास उसको भगवान ही मानते थे, क्योंकि इस तरह के अपराधी बड़ा चोरी करके और ला के फिर छोटे कंबल साड़ी और 2 दिन का खाना बांट के रॉबिन हुड बनते हैं। हालांकि रॉबिन हुड की परिभाषा नहीं है। ये चोर चोरी रहेगा, अपराधी अपराधी ही रहेगा। उसके पाप उससे नहीं कटने हैं, कंबल बांटने से और लोगों को खाना खिलाने से, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पाप की ही कमाई है। तो शायद खाने वालों पे ही का ही दिन खराब हो रहा होगा फिलहाल। तो जब अतीक अहमद फ़रार चल रहा था तो उसको किसी ने सलाह दिया कि क्यों ना तुम चांद बाबा की शरण में चले जाओ, भाई उनसे तो पुलिस भी डरती है। तो अतीक अहमद अपने FIR की कॉपी लेकर चांद बाबा के दरबार में पेश हुआ। तो चांद बाबा बड़े खुश हो गए, क्योंकि वो तो अपराध की नर्सरी चलाते ही थे, एक और पौधा उनको मिल गया। अब उनको लगा कि इस पौधे पे बहुत मेहनत भी नहीं करनी है, जड़ें तो इसकी ज़मीन में जा ही रही हैं, बस पानी खाद देना है। तो पानी खाद के रूप में उन्होंने उसको हथियार और कुछ तस्करी के लिए मादक पदार्थ पकड़ा दिए। और इससे क्या हुआ कि अतीक अहमद चांद बाबा को बड़ा ख़ास मानने लगा और अब अतीक अहमद चांद बाबा के लिए काम करने लगा। और चांद बाबा भी उसे बहुत मानते थे। ज़्यादातर चांद बाबा उस समय बाइक से चलते थे, तो कहीं भी जाते थे तो अतीक अहमद ही उनकी बाइक को चलाता था। एक तरह से वो 2 व्हीलर का ड्राइवर भी था, उनका बॉडीगार्ड भी था।
सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। इसी बीच चांद बाबा को भी लगा कि अब रॉबिन हुड पांडे हो ही गए हैं तो क्यों न जो है चुनाव लड़ लिया जाए। और चांद बाबा नगर निगम का चुनाव लड़े और पार्षद हो गए। पार्षद बनने के बाद गाजे बाजे से उनका स्वागत किया गया। वो अपने घर आए। ये सारी चीज़ें देख के पुलिस वाले भी हाथ मिलाने लगे, क्योंकि पहले तो चांद बाबा से डरते थे। अब चांद बाबा पार्षद हो गए तो थोड़ा सा डरना स्वाभाविक था, जनप्रतिनिधि हो गए थे तो पुलिस वाले भी हाथ मिलाते थे। कुछ जो खुद को उनसे छोटा समझते थे वो पैर भी छू लेते थे दाहिने बाएं देख के। ये सब चीज़ें अतीक अहमद को बड़ी अच्छी लगी। अतीक अहमद को लगा कि यदि चुनाव लड़ लिया जाए तो गुंडई करने का लाइसेंस भी मिल जाएगा और जिन पुलिस वालों से भागते हैं वो खुद ही हमारे कदमों में आ जाएंगे। चुनाव लड़ने की बात जब अतीक अहमद ने खान बाबा को बताया तो चांद बाबा को लगा कि ये बड़ा महत्वाकांक्षी है, कहीं ऐसा ना हो मेरी ही गद्दी ये हथिया ले, क्योंकि उनको पता था कि अतीक अहमद बहुत तेज़ है। इन सारी चीज़ों के बीच अतीक अहमद और चांद बाबा में इसी चुनाव लड़ने को लेकर दूरियां बन गई। और दूरियां इस तरह बन गई कि चकिया के चोरों का गैंग, अपराधियों का गैंग जो अतीक अहमद ने बनाया था, उनकी और चांद बाबा के गैंग की हमेशा भिड़ंत होती रहती थी। और इस भिड़ंत में कई बार गैंगवार हुआ, कई लोग मारे गए और पुलिस के कुछ निकम्मे अधिकारियों ने अतीक अहमद को शह दिया। उस शह का कारण ये था कि उनको लगा कि हम चांद बाबा का तो कुछ कर नहीं सकते, तो चलो यही उसको मार दे, उसके बाद इसको हम देख लेंगे ये कितना बड़ा अपराधी है। और यही उनकी गलतफहमी कुछ ही दिन में दूर हो गई जब अतीक अहमद ने कई बड़े कांड कर दिए। अतीक अहमद अब प्रॉपर्टी के झगड़ों में भी हाथ आजमाता था, झगड़े की ज़मीन खरीद के उनको हल करता था और तमाम इस तरह के काम कर रहा था। फिर अतीक अहमद ने 1995 में चुनाव लड़ने का तय किया। अतीक अहमद को लगा कि 1995 नहीं, 1989 में अतीक अहमद को लगा कि चुनाव लड़ा जाए और चुनाव लड़ के ही फिर हम समाज के मुख्य धारा में आएंगे। और 1989 में अतीक अहमद ने इलाहाबाद पश्चिमी से विधानसभा का चुनाव लड़ा। चूँकि उस समय तक अतीक अहमद के ऊपर लगभग 40 से ज़्यादा मुकदमे थे, वो भी गंभीर अपराध के मुकदमे थे, तो इस वजह से अतीक अहमद को कोई भी टिकट देने को तैयार नहीं था। अतीक अहमद लगभग सभी दरबार में घूमा। कांग्रेस के एक बहुत करीबी सांसद थे जो एक बार अतीक अहमद को छुड़ाए भी थे, वरना पुलिस इस कगार पे पहुंच गई थी कि अतीक अहमद का चैप्टर उसी समय ख़त्म हो गया होता, 86-7 के आसपास ही। लेकिन एक कांग्रेस के सांसद ने उसकी मदद की और पीएमओ से फ़ोन करा के उसको छुड़ा दिया। इसमें एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इलाहाबाद का ट्रांसफ़र भी उस समय कर दिया गया, क्योंकि वो अतीक के पीछे एकदम हाथ धो के पड़े हुए थे। तो उस कांग्रेस के सांसद ने अतीक को आश्वासन भी दिया था कि ठीक है पश्चिमी से टिकट दिलवा देंगे, लेकिन बहुत भाग दौड़ करने के बाद चूँकि इतने मुकदमे थे, इसकी इमेज इतनी ख़राब थी कि कोई भी टिकट देने को तैयार नहीं हुआ। फ़िलहाल अतीक अहमद 1989 में निर्दल ही चुनाव लड़ा और उस समय एक बात ये हुई कि इसके विरोध में चांद बाबा एक प्रत्याशी थे। तो अतीक को तो पता था कि बाकी प्रत्याशी बेकार हैं, लेकिन उसको डर था कि चांद बाबा उसको टक्कर दे रहे हैं। और अतीक अहमद ने चुनाव के 2 दिन बाद, चूँकि रिज़ल्ट आया नहीं था, रिज़ल्ट आने में 4-5 दिन लगता है, क्योंकि इलेक्शन के बाद 2 दिन का समय रखा जाता है कि कहीं कोई कमी रह जाए, गड़बड़ी रह जाए तो फिर से वहाँ चुनाव इलेक्शन उन बूथों पे करा के, तो ये सब कराने में लगभग 4 से 5 दिन लग जाते हैं परिणाम आने में। और इलेक्शन के 2 दिन बाद अतीक अहमद के गुर्गे ने उसको सूचना दी कि चांद बाबा अपने काफ़िले के साथ वहीं पश्चिमी में ही एक चौराहा था, उस चौराहे पे खड़े होकर वो चाय पी रहे थे। और वहाँ पे अतीक अहमद अपने गुर्गों के साथ पहुँचा और गोलीबारी हुई। गोलीबारी दोनों तरफ से हुई, क्योंकि चांद बाबा भी बहुत अलर्ट रहते थे, उनको पता था कि अतीक उनका एक बड़ा दुश्मन है। और उसमें चांद बाबा मारा गया। पुलिस वालों के लिए तो ये राहत की खबर थी कि चांद बाबा एक बड़ा अपराधी था, क्योंकि अगर वो विधायक बनता तो शायद अतीक का भी बाप बन जाता।
भविष्य किसने देखा है कुछ पता नहीं है। फिलहाल वो खुश थे कि चलो एक अपराधी मारा गया, और ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं रही। 2 ही दिन बाद परिणाम आया और अतीक अहमद चुनाव जीत के विधायक हो गया इलाहाबाद पश्चिमी से। चुनाव जीतने के बाद अतीक को गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल गया जो उसे चाहिए था, जिसके लिए वो नेता बनना चाहता था। और अब अतीक खूब प्रॉपर्टी के झगड़ों में रंगदारी, टॉर्चर रूम बनाया हुआ था उसने अपने घर में, और जो रंगदारी नहीं देता था उसको या उसके बच्चे को किसी को उठा के ले आता था और प्रताड़ित करता था, ले आके दिखाता था, और जब पैसा आ जाता था छोड़ता था। अतीक अहमद इलाहाबाद में अपनी एक अलग जेल चला रहा था और उसके गुंडे सक्रिय थे, पुलिस के लिए सरदर्द बने हुए थे। फिर अतीक की शादी 1996 में शाइस्ता परवीन से हुई। शाइस्ता परवीन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही थी, पढ़ने में ठीक थी, और चूँकि वो एक सिपाही की लड़की थी तो उस सिपाही का अतीक अहमद के यहाँ बहुत आना जाना था, तो उस सिपाही समझ गया था कि इसका भविष्य बड़ा लंबा है, तमाम चीज़ें थी, और शादी हो गई शाइस्ता परवीन से। ये वही शाइस्ता परवीन है जो बाद में अतीक के जेल जाने पर उसके अपराध का, माफियागिरी का पूरा साम्राज्य संभाला और वसूली की एक डायरी बनाई और एक एक पैसे का हिसाब रखा। फ़िलहाल अभी लापता है। तो शाइस्ता परवीन से शादी हो गई। अतीक का जो माफियागिरी की दुकान थी, अब तो होलसेल की दुकान वो हो चुकी थी, वो सब कुछ अच्छे से चल रही थी। इसी बीच समय बदलता गया और 2004 का समय आ गया और अतीक लगभग 3 बार विधायक रह चुका था। इसके पहले समाजवादी पार्टी ने उसको एक बार टिकट दिया था और वो विधायक था। 2004 में लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इसे फूलपुर से अपना प्रत्याशी बनाया और अतीक अहमद लोकसभा के चुनाव में चुनाव जीत गया। और उसके बाद वहाँ पे जो इसके विधायक था, चूँकि तो इसको इस्तीफ़ा देना पड़ा। आप एक या तो विधायक रहेंगे या तो सांसद रहेंगे, तो इसने इस्तीफ़ा दिया और फिर इसने दबाव बनाकर अपने भाई अशरफ के लिए वहाँ से समाजवादी पार्टी से टिकट हासिल किया, फूलपुर से, इलाहाबाद के। और उसी इलाहाबाद के फूलपुर सीट से एक और दबंग व्यक्ति राजू पाल को बसपा ने अपना टिकट दिया। चूँकि मुख्यमंत्री मायावती और अतीक अहमद में गेस्ट हाउस कांड को लेकर बहुत तनातनी थी, दुश्मनी थी, तो इसलिए मायावती ने भी अपने प्रत्याशी को उतारा और मजबूती से उसका प्रचार प्रसार किया। हालांकि यहाँ भी गैंगवार की स्थिति थी, लेकिन पुलिस ने जो है बहुत सख्ती बरती, बहुत ध्यान दिया, और परिणाम आया तो अशरफ हार गया था और राजू पाल विधायक हो गए थे। राजू पाल विधायक हो गए। विधायक होने के बाद 1 साल 6 महीने बाद ही लगभग राजू पाल ने एक पूजा नाम की लड़की से शादी किया, जो एक हॉस्पिटल में मामूली स्टाफ थी, गरीब परिवार की लड़की थी। लेकिन दोनों में प्रेम संबंध हुआ, क्योंकि कभी राजू वहाँ एडमिट हुआ था, उस वजह से दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ी और शादी हो गई। और शादी के 9 दिन बाद ही पूजा पाल विधवा हो गई। शादी के 9 दिन बाद ही राजू एक घाट से किसी का क्षेत्र में किसी की मौत हो गई थी, तो घाट से लौट रहे थे। और इसी बीच चूँकि अशरफ भी काफ़ी खुन्नस खाया हुआ था और अतीक की तो निधि हराम हो गई थी, क्योंकि वो फूलपुर के विधानसभा सीट को अपने बाप की बपौती समझता था, तो वो चाहता नहीं था कि मेरे बाप की बपौती किसी और के हाथ में चली जाए। तो इससे वो बहुत तिलमिलाया हुआ था और उसने राजू पाल, जो कि घाट से लौट रहे थे, 2 गाड़ियों से थे, साथ में उनका सुरक्षाकर्मी भी था, 25 से 30 की संख्या में बीच चौराहे पर लोगों ने घेर कर और 9mm 30 की पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी। उस फायरिंग में राजू पाल और 2 अन्य लोग मारे गए, बम भी फेंका गया। ठीक यही चित्र आगे आपको हम दिखाएंगे जब उमर को लॉन्च करने की तैयारी थी। यहाँ भी अतीक अहमद अशरफ को लॉन्च कर रहा था। ये सारी घटना हो गई। पूजा पाल ने अशरफ और अतीक अहमद सहित 9 लोगों पे मुकदमा पंजीकृत कराया। उसके पहले ही अतीक अहमद संसद भवन में शपथ ले चुका था।
अब ये देश का दुर्भाग्य यही है कि 100 से अधिक हत्या करने वाला हत्यारा संसद भवन में शपथ ले रहा है जाके। तो खैर ये सारी चीज़ें हो गई और 2005 में इस हत्याकांड को लेके मामला बहुत गरमा गया, बहुत ज़्यादा गहमा गहमी हो गई। तो समाजवादी पार्टी ने भी थोड़ी सी दूरी बना ली, थोड़ा इसका बचाव कम कर लिया। इसके बाद बसपा की सरकार आई और अतीक अहमद फ़रार हो गया इलाहाबाद से। 20,000 का उस पर इनाम भी घोषित हो गया और अतीक को डर था कहीं ऐसा ना हो कि हम भी किसी मुठभेड़ में मारे जाएं, तो इस डर से अतीक दिल्ली रहने लगा और दिल्ली पुलिस से सेटिंग करके इसने खुद को गिरफ़्तार करवा लिया। उसके बाद जेल में रहा कुछ दिन, सारी चीज़ें चलती रहीं। फिर उसके बाद जो है राजूपाल हत्याकांड में भी 2017 में सीबीआई जांच का आदेश हो गया। इसी बीच ये जेल से बाहर आ गया था और 2008 में न्यूक्लियर डील पे एक वोटिंग होनी थी। विपक्ष न्यूक्लियर डील पे वोटिंग चाहती थी कि न्यूक्लियर डील हो या ना हो। इसको लेकर कांग्रेस की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार में आपस में एक गठबंधन बना और ये हुआ कि जो सपा के 12 विधायक हैं वो कांग्रेस की तरफ से वोटिंग करेंगे और जेल से जमानत अतीक को मिली। जमानत पे बाहर आया और बमबाज न्यूक्लियर डील पे वोट देने जा रहा था और इसने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अगेंस्ट में जाके वोटिंग कर दी। इस बात से मुलायम सिंह यादव बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने अतीक अहमद को अपनी पार्टी से निकाल दिया। उसके बाद अतीक अहमद कई बार चुनाव लड़ा और कभी चुनाव जीता नहीं। फिर 2016 में अतीक अहमद एक कॉलेज, इलाहाबाद के एक कॉलेज में कुछ लड़कों के बीच मारपीट था। चूँकि अतीक अहमद का शुरू से ही यूनिवर्सिटी के चुनाव में लड़कों में बहुत दखल अंदाजी थी, क्योंकि ये जो भीड़ जुटाता था ये वहीं से भटके हुए युवा बेरोजगार को ले आता था और इस तरह से उनकी भीड़ जुटाना, उनसे हत्याएं करवाना, ये तमाम इसका काम था। उसी बीच इलाहाबाद के एक कॉलेज में कुछ इस तरह की घटना हुई और किसी बदमाश बच्चे को प्रिंसिपल ने स्कूल से बाहर कर दिया। तो अतीक ने पहले फ़ोन पे वहाँ के रजिस्ट्रार और जो भी लोग थे उनको काफ़ी समझाया बुझाया, लेकिन कोई समझा बूझा नहीं, क्योंकि वो मामला ही बड़ा गंभीर था। और अतीक अहमद अपने 60-70 लोगों के साथ कॉलेज पहुंचा और सरेआम प्रिंसिपल की पिटाई की, रजिस्ट्रार को पीटा, 1-2 स्टाफ को और पीटा, बेसबॉल डंडा जो हाथ आया सबसे पीटा। और इसकी एक वीडियो भी किसी ने बना ली और एक ऑडियो भी इसका लीक हुआ था। तो वीडियो जब वायरल हुआ तो वायरल वीडियो को देख के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी नाराज़गी जाहिर की। अभी फ़िलहाल ये सब मामला चल ही रहा था, तभी अतीक ने 1 महीने बाद अपनी शक्ति दिखाने के लिए लगभग 1000 गाड़ियों का काफ़िला इलाहाबाद से लेके कानपुर गया। खुद जिस गाड़ी में बैठा था वो 5 करोड़ की गाड़ी थी और आगे पीछे भी मर्सिडीज़, BMW, ऑडी, अपनी शक्ति और पैसे का प्रदर्शन तमाम चीज़ करने के लिए वो जुलूस निकाला, जिससे कि इलाहाबाद से लेके कानपुर हाईवे पूरी जाम हो गई। ये भी बहुत सारे मामले इसके इस तरह के खबरों में रहे हैं। अक्सर ये इसी तरह जुलूस निकालता था और रास्तों को जाम कर देता था। एम्बुलेंस फंसी है या आम आदमी फंसा है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वैसे भी हत्यारा था, 100 से अधिक हत्याओं में इन्वॉल्व रहा है, तो इसको एम्बुलेंस से कोई मतलब तो था नहीं। फ़िलहाल इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी जितनी भी जमानतें हैं सभी जमानतों को निरस्त करके इसको तत्काल जेल में दाखिल कराया जाए। और इसके बाद फिर पुलिस अधिकारियों ने तुरंत आदेश को माना और इसको देवरिया जेल में ले गए। देवरिया जेल गया ये, तो इसके जो काले कारनामे थे वो जेल के अंदर और तेज चलते थे। देवरिया जेल को इसने अपना हेड ऑफिस बना लिया था। कुछ भ्रष्ट जेल कर्मी और जेलर, डिप्टी जेलर की मदद से, जिनको ये पैसे खिला पिला के अपने पक्ष में करके रखा था, उनकी मदद से इसने वहाँ भी अपना ऑफिस बना लिया। और इसी बीच 2017 में एक रियल इस्टेट के कारोबारी थे मोहित अग्रवाल। मोहित अग्रवाल को इसके गुर्गों ने गोमती नगर से उठा लिया और मार पीट कर
ले गए कि चलो अतीक भाई से बात करके मामले को सॉर्ट आउट करो। हालांकि उनको पता नहीं था कि जेल में जाके इस तरह से उसके साथ मारपीट होगी, वरना वो जाता ही नहीं। उसको लगा जेल है तो कोई मारेगा नहीं, वहाँ तो तमाम सुरक्षा। लेकिन जेल की हालत इसके विपरीत थी जैसा मोहित ने सोचा था। और मोहित अग्रवाल जब जेल गया तो उसको अतीक ने मारा, वहाँ उसके गुर्गों ने मारा। कहा जाता है कि कुछ पुलिस के सिपाहियों ने मारा, और अतीक ने इसलिए मरवाया ताकि मोहित डर जाए और लगे कि अब सिस्टम भी अतीक के साथ है और हम जाएं तो कहाँ जाएं। लेकिन मोहित अग्रवाल जब वहाँ से छूटा तो सीधे थाने गया और थाने में कंप्लेन की और एफआईआर दर्ज हुआ, और जांच पड़ताल में भी ये सारी चीज़ें सही पाई गई। इसका भी एक ऑडियो वायरल हुआ था। जब सारी चीज़ें सही पाई गई तो मामला फिर कोर्ट में गया। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूले कि अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे देवरिया ले आया गया था और फिर देवरिया में इस तरह की घटना होगी तो अब आगे क्या होगा। हालांकि सब पे एक्शन हुआ, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, सरकार ने। उसके बाद इसको देवरिया जेल से नैनी भेज दिया गया। नैनी जेल जाने के बाद भी पूजा पाल लगातार इसके विरोध में लगी थी। इसके किसी भी आपराधिक गतिविधि पे वो तुरंत कोर्ट को और सबको संज्ञान दिलाती थी, क्योंकि ये बेल पे बाहर था, फिर दोबारा जेल गया था। तो इन सारी चीज़ों के बीच फिर 2017 में सीबीआई जांच की मांग उठी, क्योंकि स्टेट पुलिस कुछ कर नहीं पा रही थी जांच में, और लगभग 15 साल से सारी जांच चल ही रही थी। फिर इसको 2017 में ही इसको नैनी से अहमदाबाद के साबरमती जेल भेज दिया गया, गुजरात। लगा कि शायद यूपी में कहीं भी रहेगा, अपनी दुकानदारी चलाता रहेगा। और साबरमती जेल में लगभग 3 साल तक गुमनाम ज़िंदगी जीने वाला, गुमनाम क्या, वो धंधे रंगदारी के और प्रॉपर्टी के सारे मामले चल ही रहे थे। इसके बच्चे और इसकी पत्नी शाइस्ता परवीन देख रही थी और उमर को ये लॉन्च कर रहा था। इसी बीच राजू पाल हत्याकांड में एक गवाह उमेश पाल, वो भी अधिवक्ता थे, और उमेश पाल की गवाही चल रही थी और लगभग सज़ा के कगार पे सारी चीज़ें आ गई थी। इससे घबराया परेशान अतीक ने अपने परिवार यानी उमर, पत्नी, जो बाद में साक्ष्य मिले उससे पता चला कि इन सारे लोगों के साथ मिलकर उमेश पाल के हत्या की साजिश रचता है। और जिस तरह से इसने राजू पाल की हत्या की थी अपने भाई अशरफ को लॉन्च करने के लिए, उसी तरह उमर के नेतृत्व में दिन दहाड़े बीच सड़क पर उमेश पाल की हत्या करवा दी। उमेश पाल की हत्या में उमर, जो इसका बड़ा बेटा था, वो खुद उतर के गाड़ियों से गोली चला रहा था, और उसने ही सारे लोग गोली चला ही रहे थे, कुछ लोग बम भी फेंक रहे थे, लेकिन उमर ही लास्ट तक गया और अंतिम तक गोली मारा, जब तक कि उसको ये यकीन नहीं हो गया कि उमेश पाल अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद फिर मुकदमा पंजीकृत हुआ, जांच की कार्रवाई शुरू हुई। उमर मुठभेड़ में मारा गया और अतीक को भी साबरमती से पेशी पे ले आया गया, यहाँ आया, प्रयागराज आया। फिर उसके बाद इसी दौरान जो है प्रयागराज में, चूँकि उसने हवाला दिया कि हमको टॉर्चर किया जाता है, तमाम झूठे, इस समय अपराधी इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं खुद को बचाने के लिए कि टॉर्चर किया गया, मारा गया। तो कोर्ट ने भी यहाँ एक आदेश दे दिया कि अतीक की नियमित रूप से मेडिकल जांच हो, कि मतलब शाम को मेडिकल हो जाए, कहीं कोई शरीर पे चोट है, क्या है, कैसे, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। इसी बीच अप्रैल 2023 में अतीक को मेडिकल के लिए इलाहाबाद के एक हॉस्पिटल में ले आया गया, और वहाँ 3 नौयुवक आए और अतीक और अशरफ की तीनों ने हत्या कर दी। तीनों का कारण ये था कि इनके अत्याचार के बारे में हमने बहुत सुना था, बहुत इसने हत्याएं की है, तो ऐसे व्यक्ति का ज़िंदा रहना ठीक नहीं है, तमाम ये सब करके और अतीक और अशरफ की हत्या हो गई। और अतीक और अशरफ को उसके मनपसंद कब्रिस्तान कसारी मसारी जो चकिया में है, वहीं पे दोनों को दफनाया गया। मनपसंद इसलिए कि कसारी मसारी कब्रिस्तान की ज़मीन अतीक को बहुत पसंद थी। शुरू से ही अतीक ने उस कब्रिस्तान पर भी कब्जा कर रखा था, लगभग 40% ज़मीन को कब्जा करके, और वहाँ अपना पार्किंग बनाया हुआ था। वो तो क्षेत्र का थोड़ा सा विरोध, दबाव सरकार
का दबाव था, जिसके कारण वो कब्रिस्तान बची रह गई, वरना वो कब्रिस्तान भी ये नहीं छोड़ता, इसने किसी को छोड़ा भी नहीं। और इसके बारे में कहा भी जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। जो इसके बहुत करीबी बन के इसके पास जाते थे मामले को लेकर, वो मामला भी खा जाता था और व्यक्ति को भी खा जाता था। जो कुछ और रियल इस्टेट कारोबारी इसके चंगुल में आए और मोटी मोटी रंगदारी दिए या मारे गए, उसका कारण यही था कि वो इसके पास मुर्गा ले जाके पहुंचाते थे, और कई बार मुर्गा ले जाके पहुंचाने में 5 करोड़ का वादा करके आते थे, और फिर अतीक को 5 करोड़ से मतलब रहता था। वो आया नहीं आया क्या है उससे मतलब नहीं, तो 5 करोड़ तुम दो, अपना घर बेच के दो, कुछ भी बेच के दो। तो इन सब चक्करों में जो है इसके अपने लोग भी फंस जाते थे। अतीक एक बार 1995 में विधायक था और जिला न्यायालय में जाकर इलाहाबाद न्यायाधीश को भी धमकी दिया। इसने न्यायाधीश को भरे कोर्ट में कहा कि मेरा नाम आप जानते हैं कि नहीं, और आप बहुत परेशान कर दिए हैं। ये सुनते ही न्यायाधीश के भी हाथ पांव फूले, क्योंकि उन्होंने इसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड खंगाला होगा या जानते रहे होंगे। 100 से अधिक हत्याएं, जितने मामले इसके दर्ज हैं उससे कई गुना मामले दर्ज ही नहीं हो पाए। इसके डर से, प्लस जो पुलिस प्रशासन का भी रवैया इसके खिलाफ, इसके पक्ष में रहता था, उससे भी लोग डरते थे। थाने पे जाओ शिकायत करने तो आप शिकायत बाद में करोगे, अतीक का फ़ोन पहले ही आ जाता था कि अच्छा फला थाने पे बैठे हो, निकलो बाहर। तो कोई शिकायत ही नहीं करता था, कुछ लोग शिकायत पत्र दे के ले लेते थे। फिलहाल अप्रैल 2023 में इसके काले कारनामे ख़त्म हुए, इसके आतंक की दुनिया ख़त्म हुई और दोनों भाई की हत्या हो गई, और वही पसंदीदा कब्रिस्तान जिसमें दोनों को दफना दिया गया। शाइस्ता परवीन का अभी पता नहीं है, लेकिन शाइस्ता परवीन के बारे में कहा जाता है कि जब ये जेल चला गया 2016-17 में, तो एक एक पैसे का हिसाब और गैंग को शाइस्ता परवीन और उमर चला रहे थे। और उमेश पाल के हत्या में भी किसको पैसा देना है, किसको कहाँ शिफ्ट करना है, कहाँ से हथियार आएंगे, ये सारी चीज़ें उमर और शाइस्ता परवीन ने ही संभाली थी, जो बाद में जांच और सीसीटीवी फुटेज से सामने आया। ये कहानी थी एक अपराधी, माफिया या कहिए आतंकवादी अतीक अहमद की। इस तरह की कहानियों को सुनने के लिए क्राइम स्पॉट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।